उधर दिल्ली में राज फिर चेंज हो गया, दिल्ली में आ गया अलाउद्दीन खिलजी। कौन आ गया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का हम पर हमला कर देता है, चित्तौड़ बड़ा अटैक हुआ था। उसके बाद में व्यवस्था में खूब सारे चेंज आए थे, तो फिर हम पढ़ेंगे कि अटैक हुआ ही क्यों था। आप पढ़ते हो कि अलाउद्दीन की दो इच्छाएं थी, एक इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया जीत लूं, एक इच्छा थी नया धर्म शुरू कर दूं। फिर काजी मंगीस मिले उसको, और काजी मंगीस ने कहा कि धर्म शुरू करना पैगंबरों का काम है। किसका काम है? तो ये फालतू की बकवास मत कर, धर्म शुरू नहीं होता। और जहां तक दुनिया जीतने की बात है, भारत तो जीते, भारत जीतेगा तो दुनिया जीत लेगा। बाकी उसने तो उपाधि धारण कर ली, सिकंदर सानी। सानी का मतलब दूसरा, सानी का मतलब क्या होता है? इसलिए हम पढ़ते हैं यार सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है। कुछ ही कह दो भाई साहब, आज तो कम से कम विराट कोहली जैसा भारत में दूसरा कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी उसका सानी। लोग आएंगे और जाएंगे, पर लता जी की आवाज का कोई सानी। भाषण भाई साहब खूब सारे लोग देते हैं, पर वाजपेयी जी जो भाषण देते थे ना, उसका कोई सानी। महिलाओं ने राज किया होगा, पर जैसा इंदिरा गांधी ने किया था उसका कोई सानी। क्रांतिकारी खूब सारे भाई साहब, पर जो भगत सिंह जो थे ना, उनका कोई भी सानी। सानी का मतलब आप कितनी बार इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद जब अलाउद्दीन खिलजी वाली उपाधि करते हैं तो रटे मारते हैं उसके, सिकंदर सन, सिकंदर सन, सिकंदर। वो सिकंदर बनना चाहता है, दुनिया जीतना चाहता है। इससे पहले दुनिया कौन जीत रहा था? सिकंदर। वो बनना चाहता था, उसकी उपाधि क्या होगी? सिकंदर सानी। तो सानी का मतलब फर्स्ट को बोलते हैं अव्वल, है ना? फारसी भाषा में जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसको हम आज भी बोलते हैं। मैं क्लास का रिजल्ट लाऊं, अरे ये तो मेरे क्लास में राकेश कौन है, ये अव्वल आया है। जिसमें राकेश की रैंक कौन सी आई, कौन सी आई है? मैं आज भी कहूंगा यार, जब भी कभी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे, गांधी जी हमेशा अव्वल रहेंगे। मैं बात क्या कर रहा हूं उनकी, फर्स्ट। तो अव्वल मतलब फर्स्ट, और सानी मतलब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी जब पूरी दुनिया ही जीतना चाहता है, दुनिया जीतना चाहता है तो भारत जीतना पड़ेगा। भारत जीतना पड़ेगा, दिल्ली के सबसे नजदीक राजस्थान है, तो राजस्थान जीतना पड़ेगा। और आपने तो पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला राजा है जो साउथ इंडिया पर अटैक कर गया, है ना? क्या देवगिरी नीचे सब तक पहुंचा? देवगिरी तो ऊपर ही पड़ा भाई साहब, भाई नहीं। वो नीचे पांड्य, प्रताप रुद्र देवर कहां थे? मलिक काफूर नीचे तक एकदम वरंगल तक, वहां तक हमले करके गया था सब जगह। तो जो साउथ, जबकि साउथ इंडिया जाना संभव नहीं था, विंध्याचल पड़ती है वैसा बीच में, विंध्याचल क्रॉस नहीं होती थी। साउथ अलग था, नॉर्थ अलग था, लेकिन वो साउथ क्रॉस कर गया तो राजस्थान तो आएगा। और राजस्थान में बड़ा राज्य चित्तौड़ है, तो कहां पर आएगा? चित्तौड़, क्योंकि वो दुनिया जीतना चाहता है। दुनिया के लिए भारत जीतेगा, भारत के लिए राजस्थान जीतेगा, राजस्थान के लिए चित्तौड़। उसने कहां पर हमला किया है? चित्तौड़। अभी मैंने बताया कि चित्तौड़ जो है बहुत ऊंची जगह है ना, इसलिए जल्दी से चित्तौड़ पर कोई भी अटैक संभव नहीं था। तो जिसके पास चित्तौड़ होगा वो हमेशा क्या रहेगा? शक्तिशाली। अलाउद्दीन को भी लगता है कि मैं शक्तिशाली होऊंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए? चित्तौड़। दूसरा, अलाउद्दीन के टाइम में मंगोलों के अटैक हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे हैं? अलाउद्दीन की पार नहीं पड़ रही है मंगोलों के खिलाफ। मंगोल दिल्ली के नजदीक तक आगे जा रहे हैं। इवन अलाउद्दीन का एक सेनापति मंगोलों के खिलाफ लड़ता मारा गया, जफर खान। और अलाउद्दीन ने एक बार तो दिल्ली घेर ली थी, उसने जैसे जैसे राम राम करके दिल्ली बचाई है। तो उसको लगता था कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली पर कब्जा करके, तो मेरे पास ऐसी जगह तो नहीं चाहिए जहां पे जाके जान बचा सकूं। तो वो जगह कौन सी हो सकती थी? दिल्ली के सबसे नजदीक चित्तौड़ था। चित्तौड़ ऊंचा था तो जल्दी से मंगोल उस पर अधिकार भी करे। इसका मतलब चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व है। मेवाड़ राजा कौन है? रतन सिंह के पिताजी। अलाउद्दीन जब जा रहा था उसने टैक्स ले लिया कि मेवाड़ क्रॉस करके जाएगा तो हम तेरे से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। अब अलाउद्दीन एक बार तो टैक्स देके चला गया, पर उसने कहा मैं देगा बदला लूंगा, बाद के बाद देखेंगे टैक्स दे रहे, वरना गुजरात नहीं जाने देंगे। दे गया वो टैक्स देके वापस चला गया। पर उसके लिए अब नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि अब वो यदि मेवाड़ पर हमला नहीं करता है तो फिर लोग डरेंगे कैसे? राज डर से चलता है। राज किससे चलता है? डर जिस दिन समाप्त हो जाता है ना, पुलिस वाला भैया एक खड़े रहते हैं, फिर भी हम लाल बत्ती क्रॉस नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं पुलिस वाले भैया बहुत शक्तिशाली है, डर है राज का। हमें लगता है यदि क्रॉस कर दिया ना तो ये अकेला ही अपने को पकड़ के थाने ले जाएगा और अपने कुछ नहीं कर पाएंगे और पुलिस भयंकर पीट देगी। शासन डर से चलता है, न कि उस एक पुलिस वाले हाथ में डंडा है उसके, केवल एक आदमी जाके कोई लड़ ले सीधा सीधा, पर हमें को पता ना वैसा राज से लड़ाई नहीं। राज बहुत खतरनाक चीज होती है। तो राज हमेशा शासन जो होगा उसमें डर रहेगा। तो अलाउद्दीन को लगा कि आज समर सिंह ने रुपए लिए हैं, कल को दूसरा मांग लेगा, तो वैसा भी तो कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए नाक का सवाल था कि वापस जाके बदला लेके। तो प्रतिष्ठा का सवाल उसके लिए। किसका सवाल है? कि उसे समर सिंह ने क्या ले लिया था? टैक्स। तो वो अपनी इज्जत बचाना चाहता वैसा, वरना उसके मंत्री नहीं मानेंगे उसकी बात। अपने यहाँ पे हुआ करता था कि भाई जब भी दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा हो और अपनी सेना कम हो तो बाद में युद्ध का अपने तरीका था भाई युद्ध दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मैदान में जाकर लड़ो, आपकी सेना दुश्मन की सेना बराबर है तब तो कहां पे जाकर लड़ लो? मैदान में। आपके पास 10,000 है, अगले के पास 10,000 है, अगले के पास 15 भी है, 18 भी, तो मैदान में आमने सामने लड़ लिया करते। पर आपके पास है 10,000, दुश्मन के पास है 1,00,000, तो पता था कि मैदान में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं। फिर किले में बैठ के लड़ो। आप किले के ऊपर हो, दुश्मन नीचे बैठा है, ऊपर से पत्थर भी मारोगे तो भी नीचे वाला मरेगा। अपने सारे किले बहुत ऊपर बनाए हुए थे, तो किला बंद करते, किले के अंदर बैठ जाते, वहां से ऊपर से अटैक किया करते। किले के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं होता तो दुश्मन बाहर बैठा रहेगा। कितने दिन बैठा रहेगा? थोड़े दिनों बाद उठ के जाना पड़ेगा, वरना बाहर बैठा रहेगा कहां से खाना पीना लेके आएगा, सप्लाई कहां से लेके आएगा। पर इस बार अलाउद्दीन लंबे टाइम तक बैठा था, 8 महीने का घेरा डाल दिया था उसने। कितने महीने का? 8 महीने के आसपास वो इधर ही बैठ गया था, 8 महीने का घेरा डाल दिया था। 8 महीने का जब उसने बाहर घेरा डाला तो किले के अंदर भी जब सारी पब्लिक किले के अंदर बैठी है तो अंदर का तो खाना पीना बंद होगा। बाहर वाले तो फिर भी मंगा सकते हैं, अंदर वाले कहां से मंगाएंगे? उनके तो चारों तरफ आपने एकदम घेराबंदी कर रखी है, तो अंदर का खाना और पीना समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि अब खाना पीना समाप्त हो गया, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भूख से मर जाओ, दूसरा तरीका है आप संधि कर लो। तीसरा तरीका है आपको कि ना तो हम भूख से मरेंगे ना हम संधि करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, लड़ते हुए मर जाएंगे लेकिन संधि तो कम से कम करेंगे। और लड़ाई करने जाओगे तो पक्के मरोगे। तुम तो 10,000 हो, बाहर वाले कितने बैठे हैं? 1,00,000। तो वो जो लड़ाइयां होती जिनमें फिक्स था कि भाई हम जीत तो इनके अंदर पाएंगे नहीं, पर लड़ाई ऐसी की जाए कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए कि हम तो 10 मरेंगे लेकिन सामने वालों को 30 लेके मरे, इनको नुकसान पहुंचा जाए। पर व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है ना वो मरेगा, उस समय कोई भी बंदा लड़ाई करेगा ना उसी प्रकार की लड़ाई करेगा। मैं तो आप अकेले हो और सामने यदि आपके 5 आ जाए और आपको पता चल जाए आप पक्के पक्के मरोगे, आपके दिमाग का पहला थॉट आएगा कि इनके 2-3 लेके मरूं। आप लगता है मेरे पास हथियार नहीं, आप लगता है मैं बटके भर के खा जाऊं पर खाऊं 2-3, इनको नुकसान पहुंचा जाऊं। होगा आम आदमी का प्रोसेस भी दिमाग इसी प्रकार से करेगा एकदम। वो जो लड़ाइयां हुआ करती है अपने, उन लड़ाइयों को बोलते हैं साका। इसका मतलब सारे के सारे लड़ने के लिए बाहर जाएंगे और दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हुए लड़ते हुए मारे जाएंगे। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 10,000 कितने मार दोगे? 20 मार दोगे, 30 मार दोगे, 40 मार दोगे, तो भी अगले के पास तो लाख है, तो अगले के 60,000 तो बच गए। तो वो 60,000 बच जाएंगे तो तुम्हारे किले पे कब्जा करेंगे। और ये जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, मध्यकाल में जो आक्रमणकारी आए थे, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैसे ही कहीं पर कब्जा करते महिलाओं बच्चों को उठा के ले जाते।
इससे पहले हमारी ये समस्या नहीं थी। इससे पहले यह था, एक राजा ने युद्ध लड़ा, दूसरे राजा से युद्ध लड़ा, क्या हो सकता है, या तो दूसरा राजा को उसने मार दिया, या दूसरा राजा मरा तो लेकिन वो हार गया। अब यदि दूसरा राजा हार गया तो भी जीतने वाले राजा ने उसको कहा लखड़ाओ, कोई बात नहीं, सामान समेट यहां से निकल, अब ये किला मेरा है। यदि वो राजा लड़ता हुआ मारा गया तो भी उसने जाकर उसके परिवार को कहा 2 दिन का टाइम है, सामान समेट के जहां जाना वहां चले जाओ, किला मेरा है। महिलाओं बच्चों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं किए, मिसबिहेव, बहुत रेयर एग्जांपल मिलेंगे आपको। अब वालों का मुख्य लक्ष्य ये था, जैसे ही कहीं पर कब्जा किया जाए सबसे पहले महिलाएं उठा ली जाए। अब ये था कि वो सारे रहेंगे तो महिलाओं को उठाएंगे, इसलिए मध्य काल में अपने एक नया तरीका आया कि जब पता ही चल गया कि पुरुष सारे लड़ने के लिए बाहर जाएंगे और लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन आएगा और महिलाओं को उठा के लेके जाएगा, इसलिए महिलाएं जोहर कर लिया करती। क्या कर लेती? तो महिलाओं को यह था कि कोई दूसरा हमारे आके हाथ भी टच करे, इससे अच्छा जब पूरा परिवार मर ही रहा है, फिर हमारी भी मृत्यु हो जाए तो कोई भी बड़ी बात है नहीं। और जीवन का मतलब ही होता है गरिमा युक्त जीवन। जीवन का मतलब क्या होता है? लाइफ विद ऑनर। लाइफ यदि ऑनर ही नहीं है, उसमें प्राइड ही नहीं है, उसमें गरिमा ही नहीं है किसी प्रकार की, तो उस जीवन का भी कोई मतलब है? तो उन महिलाओं को लगता है दूसरा पुरुष को टच भी कैसे कर सकता है, तो वो महिलाएं सारी अग्नि में जल जाया करती। उसको क्या बोला करते? सारे पुरुष केसरिया कपड़े पहन के जाते, कैसे कपड़े पहन के, और बाहर जाके लड़ते। और अब उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक क्या पहुंचाना है, नुकसान। तो महिलाएं क्या करती? जोहर, पुरुष क्या करते? केसरिया। इसको मिला के क्या बोलते? क्या बोलते? साखा। तो अपने यहाँ मेवाड़ में 1303 में पहला साखा हुआ। 1303 में अब उसको भी बड़ा नुकसान हुआ था यार, 10,000 लोग बाहर जाके यदि किसी के 40,000 मार दे तो आदमी तो खार खाया हुआ है। 8 महीने से बैठा था तो उसको भी खूब सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। अंदर उसको लगा कोई बात नहीं, इतनी नुकसान उठाने के बाद में अंदर जाके किले पे कब्जा करेंगे, इसके परिवार को उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन अंदर आने के बाद देखा कि परिवार तो ही नहीं, सारे के सारे वो तो राख ही राख पड़ी है। तब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ तो करे। तो सामान्य पब्लिक, सामान्य जनता, खेती करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, जिनका युद्ध से कोई लेना देना, जिनका राजा के परिवार से कोई लेना देना, सामान्य प्रजा थी। अपने यहाँ युद्धों के टाइम में प्रजा को भी किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते कि भाई प्रजा को बाहर नुकसान पहुंचाएंगे, वरना इनको अंदर शिफ्ट कर लो। वो अंदर निरीह पब्लिक, ऐसा है लाचार लोग बैठे थे, अलाउद्दीन ने सबको काट दिया। 30,000 लोग काटे थे उसने। 1311 आ गया। इधर खिजर खान चित्तौड़ में बेटा परेशान हो गया, तो खिजर खान ने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि पिताजी मैं चित्तौड़ खूब साल रह लिया, अब मैं दिल्ली आना चाहता हूँ वापस। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम वापस आ जा। तो चित्तौड़ किसको सौंपा जाए? तो उसको लगा राजस्थान के किसी आदमी को चित्तौड़ दे दिया जाए। राजस्थान का आदमी कौन है उसके पास? ये खुद है कहाँ का? जालोर। लेकिन इसको जालोर नहीं देना, क्योंकि जालोर देने के बाद तो आदमी में मातृभूमि के प्रति वो भावना होती है, कल को वो कहे जालोर मेरा, अलाउद्दीन को टैक्स नहीं दूंगा। तो उसने कहा तुझे मैं राजस्थान तो भेज रहा हूँ, मेरी तरफ से तू क्या संभालेगा? चित्तौड़। तो पहले चित्तौड़ किसको दिया गया? खिजर खान। बाद में चित्तौड़ किसको दे दिया गया? मालदेव सोनगरा। उसकी बड़ी बड़ी मुछ थी, इसलिए क्या बोलते हैं? जालोर के कौन से राजा का भाई है? कानरदेव सोनगरा।